बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिसर्च एथिक्स। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च एथिक्स। तो जो सिंपल एथिक्स के प्रिंसिपल है वही आपने अप्लाई करने होते हैं रिसर्च वगैरह एथिक्स के अंदर। मेन प्रिंसिपल ये होता है कि जो भी आप पार्टिसिपेंट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टडी, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। अब जो कोर एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, जो एथिक्स के 4 प्रिंसिपल होते हैं वो आपको ऑलरेडी आते हैं। नंबर 1 होता है ऑटोनॉमी, जिसके अंदर आपने पेशेंट की खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होता है। बेनिफिशेंस विच मीन्स डैट डू गुड, पोटेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। नॉन मैलिफिसेंस, जिसके अंदर आपने नुकसान नहीं पहुंचाना पार्टिसिपेंट को या पेशेंट को। और जस्टिस, जिसके अंदर आपने इक्विटी को फॉलो करना है। हर एक को आपने इक्वल रिसोर्सेज देने हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ऑटोनॉमी इज़ द रिस्पेक्ट फॉर अ पेशेंट, कि आपने पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, उनको सब कुछ बताना होता है। क्लियर, सही हो गया। बेनिफिशेंस के अंदर बेनिफिट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। नॉन मैलिफिसेंस के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाना। और जस्टिस के अंदर फेयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटी को फॉलो करना होता है। ठीक हो गया। अब रिसर्च एथिक्स के 4 प्रिंसिपल ये हो गया, ये थे प्रिंसिपल। क्लियर। इसके बाद आते हैं रिक्वायरमेंट्स के। एथिक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है रिसर्च में। सबसे पहली होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ ऑलवेज वॉलंटरी, के जो वॉलंटरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपने बताना है, सब चीज़ें इन्फॉर्म करनी है, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, ख़ास तौर पर रिस्क बेनिफिट अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लेन करना है। क्लियर। तो ये था इन्फॉर्म कंसेंट। नंबर 2, जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, पर्सनल डाटा ले रहे हो, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होता है। नंबर 3, रिस्क बेनिफिट असेसमेंट। रिस्क बेनिफिट असेसमेंट के बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिस्क कम से कम हो, आपने इसको बैलेंस करना है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट रिव्यू, कि इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो कि एथिकल अप्रूवल देगी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। दिस इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, या जिसको एथिकल कमेटी बोलते हैं, एथिकल रिव्यू कमेटी। लास्ट में वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनका ख़ास ख्याल रखना है। वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर बच्चे आते हैं, मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स आते हैं, प्रिजनर्स आते हैं, या एल्डरली पेशेंट आ जाते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये हमारे रिसर्च के कुछ एथिक्स वगैरह हो गए हैं। अब कुछ एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोनॉमी के अंदर आपने पेशेंट के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, आपने पेशेंट को रिस्पेक्ट करना है एज अ इंडिविजुअल, मतलब उससे कंसेंट लेनी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का मेंटेन करना है, और उसकी प्रेफरेंस को आपने रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, कि जो भी वो कहे आपने उसको रिस्पेक्टफुली मानना है। बेनिफिशेंस का मतलब है डू गुड, के जो फिजिशियन है वो हमेशा पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करता है। दिस माइट कॉन्फ्लिक्ट विद ऑटोनॉमी, कि कभी कभार डॉक्टर पेशेंट के हक के लिए बात करता है लेकिन पेशेंट उसको नहीं मानता, उस ट्रीटमेंट को नहीं मानता, तो इस केस में आपने ऑटोनॉमी को प्रेफर करना है। क्लियर। इसके बाद एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी है और बेनिफिट्स भी है, तो आपने कंफर्ट को या बेनिफिट्स को प्रेफर करना है ओवर द साइड इफ़ेक्ट्स। के साइड इफ़ेक्ट्स है लेकिन कंफर्ट ज़्यादा है, तो कंफर्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, ऐसे पेशेंट जिनको एंड ऑफ लाइफ केयर मिल रही है, टर्मिनल कैंसर वाले पेशेंट है, उसमें पेन को आपने मैनेज करना है, बेशक पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाए। नॉन मैलिफिसेंस का मतलब है कि डू नॉट हार्म, तो इसको आपने बैलेंस करना है अगेंस्ट द बेनिफिशेंस। अगर बेनिफिट ज़्यादा है रिस्क से, तो अपने पेशेंट को चॉइस देनी है कि क्या वह ट्रीटमेंट लेना पसंद करेगा या नहीं लेना चाहेगा। क्लियर। एक और प्रिंसिपल होता है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जो मेथड्स होते हैं वो गोल की तरफ कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। दिस इज़ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कौन से मेथड्स रिक्वायर्ड है एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। एंड जो मेथड्स हो वो नेसेसरी हो, रीज़नेबल हो, जस्टिफाइबल हो। जस्टिस के अंदर फेयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। फिर आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। तो जो कैपेसिटी होता है वो फिजिशियन डिटरमिन करता है, और जो कॉम्पिटेंसी है ये लीगल टर्म होता है, उसको जज करता होता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के लिए आपने 4 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, क्या वो पेशेंट चॉइस को कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब ये बता सकता है
कि मुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए, क्या वो इन्फॉर्मेशन को समझ सकता है कि कौन सा इसने ऑप्शन सेलेक्ट किया और क्या उसको है, क्या वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अप्रिशिएट कर सकता है कि उसने ये ट्रीटमेंट लिया या ये नहीं लिया, और उसका रेशनल क्या था फॉर द डिसीजन। तो ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के अंदर आ जाते हैं। फिर इन्फॉर्म कंसेंट है। इन्फॉर्म कंसेंट के लिए आपने डिस्क्लोज करना है सारी इन्फॉर्मेशन को, इंक्लूडिंग रिस्क, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव, अंडरस्टैंडिंग को देखना है कि क्या वो समझ गया है, कैपेसिटी को देखना है कि क्या वो फैसला कर सकता है, वॉलंटरीनेस होनी चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्लियर, ठीक हो गया। कुछ एक्सेप्शंस होती है, कभी कभार पेशेंट खुद अलाउ करता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, तो मिनिमम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर पेशेंट लीगली इनकॉम्पिटेंट है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आपने कंसर्न नहीं लेनी। नंबर 3 थेराप्यूटिक प्रिविलेज है। इसमें यह है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पेशेंट को नहीं देनी होती, अदर के खुदा ना खास्ता कहीं वो अपने आप को या किसी दूसरे बंदे को नुकसान ना पहुंचा दे। क्लियर। इसके बाद इमरजेंसी के अंदर आपने कंसर्न नहीं लेनी होती। अगर वो हॉस्पिटल में आ गया है, इसका मतलब है उसको ट्रीटमेंट चाहिए। क्लियर, तो ये था। फिर कंसेंट फॉर माइनर्स है। माइनर 18 साल से नीचे वाले में होते हैं, उसमें कंसेंट यूजुअली पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अगर माइनर इमेंसिपेटेड है, कि शादीशुदा है, सेल्फ सपोर्टिंग है, मिलिट्री में है, उसके बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो इसमें आपने कंसेंट नहीं लेनी माइनर से। और कुछ सिचुएशन है जिसमें पार्शियल इमेंसिपेशन होती है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्शन, एसटीडीज, प्रीनेटल केयर, ड्रग्स अब्यूज़ या इमरजेंसी या ट्रॉमा। उस केस में आपने कंसेंट की, पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से दे देता है एडवांस में कि खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ हो जाए तो कौन सा डिसीजन लेना है। दिस इज़ एडवांस डायरेक्टिव। पहला है ओरल एडवांस डायरेक्टिव, जिसके अंदर जिसके अंदर यह होता है कि पेशेंट की पहले से जो ओरल स्टेटमेंट होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको उस सूरत में यूज़ किया जाता है जब पेशेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के काबिल नहीं होता, तो ये ओरल डायरेक्टिव होती है। फिर इसके बाद है रिटन एडवांस डायरेक्टिव, जिसमें उसने पहले से लिखा होता है कि मेरे साथ ये कुछ हो अगर मैं फैसले करने के काबिल ना हो। फिर इसके बाद है मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें ये जो पेशेंट होता है एक बंदे को मुख्तस करता है, एक बंदे को सिलेक्ट करता है जो उसके लिए डिसीजन करेगा। ठीक हो गया। और ये जो होती है मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये रिटर्न से ज़्यादा एडवांस होती है। क्लियर। जो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो लिविंग विल को ओवरराइड कर देती है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि मुझे रिससिटेट ना करो, कंप्रेशन ना करो, डिफिब्रिलेशन ना करो, लेकिन आप इंट्यूबेशन, कीमो या फीडिंग ट्यूब फिर भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की सिचुएशन में नहीं है और उसने कोई एडवांस डायरेक्टिव भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तब उस केस में सरोगेट को यूज़ करना है जो उसके लिए डिसीजन लेगा। अब उसके अंदर मिमोनिक इज स्पाउस चिप्स इन। सबसे पहले स्पाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अडल्ट चिल्ड्रन, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पेरेंट्स, और फिर एस से क्या होगा, अडल्ट सिबलिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी है, जिसके अंदर आपने पेशेंट की पर्सनल डाटा की प्राइवेसी वगैरह करनी होती है, लीक नहीं करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिमोनिक इज सेव्ड। अगर पेशेंट का एक्टिव सुसाइडल या होमिसाइडल आइडिएशन है तो आपने इसको ब्रीच करना है। नंबर 2, अगर कोई अब्यूज़ हुआ है बच्चों पर, एल्डरली पर या प्रिजनर पर। नंबर 3, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट है। फॉर एग्जांपल कि जो पेशेंट होता है वो ये कहता है कि मैं किसी को कत्ल करने वाला हूँ, तो आपने उसकी विक्टिम को बताना है। नंबर 4, अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है तो आपने ड्राइविंग एजेंसी को ज़रूर बताना है कि कोई हादसा ना करा दे। और कुछ ऐसे डिजीज़ है जिनको रिपोर्ट करना होता है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग, तो उसको आपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ इन्फॉर्म करना होता है। इसके बाद है एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम द पेशेंट। तो इसमें यह होता है कि आपने ऐसे गिफ्ट्स को रिसीव करना है जो बहुत सस्ते हैं या जिनकी वैल्यू बहुत कम है। जो महंगे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करने। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट गिफ्ट दे रहा है जो साइकियाट्रिक पेशेंट है, जिसको मूड डिसऑर्डर है, तो उससे 1 रुपया भी नहीं लेना, वरना वो आपको जलील कर देगा बाद में। पता नहीं क्यों ऐसा करता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद कुछ मोटी मोटी बातें हैं। तो पहला है कि आपने पेशेंट के साथ रैपोर्ट को इस्टेब्लिश करना है, जो आई बेट कोई डॉक्टर नहीं करता। अब मुझे ये नहीं पता कि रैपोर्ट का मतलब क्या है, बस आपने मरीज़ से रिश्ता बना लेना है। ठीक हो गया।
तो इस बात को गलत उसमें ना लेके जाना। अब स्टैब्लिशिंग रैपर्ड में मिमोनिक इस पल्स के सबसे पहले पार्टनरशिप करनी है, मिलके काम करना है ताकि कंसर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, सोल्यूशन ढूंढा जा सके, एम्पैथी करना कि मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, अपॉलॉजी करना कि अगर कुछ हो चुका है, कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ी, रिस्पेक्ट के अंदर आपने उसके जो भी कंसर्न्स है उसको रिस्पेक्ट करना है और उसको जज नहीं करना। ओके, इसके बाद लेजिटिमाइजेशन है। लेजिटिमाइजेशन का मतलब है कि ये बताना है पेशेंट को कि आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, आपकी बातें समझ में आ गई है, और सपोर्ट के अंदर आपने ये बताना है कि हाँ मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा। इसके बाद है कि बैड न्यूज़ को डिलीवर करना है, तो मॉडल इस स्पाइक्स मॉडल ऐसे सेटिंग बनाना है, प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पे बैड न्यूज़ एक्सक्लूड करनी है। फिर परसेप्शन के अंदर आपने ये पूछना है कि आप क्या जानते हो अपनी बीमारी के बारे में, इनवाइट करना है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकता हूँ। फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और इसमें जो पेशेंट के इमोशन आपने उसको एक्नॉलेज करना है, एम्पैथी शो करनी है और आपने स्ट्रेटजी बनानी है कि अगर पेशेंट रेडी है तो क्या कुछ हो सकता है प्रोग्नोसिस वगैरह में, तो ये आ जाएगा। इसके बाद है कुछ जेंडर, सेक्सुअलिटी, इंक्लूसिव हिस्ट्री है जो बेकार है, उसका छोड़ो। कल्चरल वाला बेकार है कि पेशेंट के कल्चर का एहतराम करो, बेशक जो मर्ज़ी है, माइनॉरिटी है उसका एहतराम करो। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के अंदर हमेशा आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं और इसके जो गोल्स होते हैं जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है, फॉर एग्जांपल किसी ने स्मोकिंग छोड़नी है तो आपने उसको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो जो मोटिवेशन वाले गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए कि हो भी सके, अचीवेबल जो काबिल कबूल हो, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। क्लियर, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर स्मोकिंग छुड़वानी है तो स्पेसिफिक में ये है कि स्मोकिंग की बात करनी है, मेजरेबल जिसको मेजर किया जा सके, मतलब आपने 2 पैक यूज़ करने या 3 के बजाय, अचीवेबल जो कि हो भी सकता है, रेलिवेंट हो स्मोकिंग एडिक्शन से रिलेटेड और टाइम बाउंड हो कि आपने इतने दिनों में ख़त्म करना है। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर कि किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल या फिज़िकल ट्रॉमा हो चुका है तो उसमें आपने एम्पैथी शो करनी है और 4 R यूज़ करने हैं, रियलाइज़ करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रिस्पॉन्ड करना है एंड रेजिस्ट रीट्रोमेटाइजेशन के बार बार आपने ट्रॉमा वाली बातें ना करने लग जाना कि वो ट्रॉमा में ही चली जाए। ओके, तो कम्युनिकेटिंग पेशेंट विद डिसेबिलिटी ये बेकार है। यूज़ ऑफ इंटरप्रेटेटर्स कि आपके मरीज़ कुछ कोई और लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश नहीं बोलता, तो आपने ट्रांसलेटर्स वगैरह यूज़ करने हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप उसके फैमिली मेम्बर को यूज़ कर सकते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे एक MCQ ये आता है कि अगर स्पोकन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन है तो जो इंटरप्रेटेटर है उसको मरीज़ के पीछे होना चाहिए, और अगर साइन लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटेटर को फिजिशियन के पीछे होना चाहिए। मतलब इंटरप्रेटेटर को हमेशा फिजिशियन के पीछे ही होना है। अगर वो साइन लैंग्वेज है तो फिजिशियन के पीछे, अगर स्पोकन लैंग्वेज है तो पेशेंट के पीछे।